नमस्ते जी सभी को। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग अ कॉन्सेप्ट नोट। कॉन्सेप्ट नोट लिखने का क्या कॉन्सेप्ट है? ये आइडिया बेसिकली इसलिए आया कि जब हम ये राइटिंग वर्कशॉप में थे फिफ्थ, तो उसमें बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि अरे करना क्या है ना, कैसे करना है, इसमें कि इसका कंटेंट क्या होगा। तो उन क्वेश्चंस के चलते मेरे दिमाग में ये आया कि हम बहुत से लोगों को ये क्लैरिटी नहीं थी, इंक्लूडिंग मी, कि एक कॉन्सेप्ट नोट व्हाट इज इट दैट कंसिस्ट अ कॉन्सेप्ट नोट। कॉन्सेप्ट नोट कहते किसको है, क्या चीज़ होती है, इसमें क्या चीज़ लिखी जाती है ना। कैसे ये किसी आइडिया से, किसी थ्योरी से, किसी प्रिंसिपल से, है ना, डिफरेंट है, और इसको कैसे अपन लिखे। तो पिछले मीटिंग में मैंने ही प्रपोज किया कि बहुत से लोगों को ये लिखना भी है कॉन्सेप्ट नोट, और अब हम हर इलेक्टिव के कॉन्सेप्ट नोट अलग से लिखेंगे। तो एक ब्रॉडर व्यू क्या है कॉन्सेप्ट नोट का, ताकि हम जो भी इलेक्टिव्स के लिखें उसका अपने को आइडिया आ जाए और हर आदमी इसको आसानी से लिख सके। इस आइडिया से मैंने ही प्रपोज किया कि कॉन्सेप्ट नोट क्या चीज़ है, इसके बारे में एक बार बात कर ली जाए। हालांकि मुझे खुद भी नहीं पता था, तो मैंने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा और फिर ये तैयार किया कि आप लोगों से बात की जाए। तो आज हम जो बात करेंगे, एक तो कॉन्सेप्ट नोट क्या चीज़ है, इस पे बात करेंगे। फिर इसको एक बार समझेंगे कि कॉन्सेप्ट जो है वो आइडिया या थ्योरी या थॉट या बिलीफ या प्रिंसिपल या रूल या लॉ, इन सब से डिफरेंट कैसे है। तीसरा, ये देखेंगे कि कोई कॉन्सेप्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमको कॉन्सेप्ट नोट की जरूरत है। एक सेकेंड, नहीं समय लगेगा मेरे को। तो क्यों एक कॉन्सेप्ट नोट की जरूरत है हमको, वाई डू वी नीड अ कॉन्सेप्ट नोट एट ऑल, है ना, और खासकर लेखक समूह के लिए क्यों जरूरी है। वैसे कॉन्सेप्ट नोट के बारे में पढ़ने के बाद, कुछ सोचने के बाद, मुझे ये लगा कि कॉन्सेप्ट नोट हम सबको एक जिंदगी की जरूरत है ना। और फिर एक ये चीज देखेंगे कि कॉन्सेप्ट नोट में क्या क्या चीज कवर होनी चाहिए। ये चार एस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नोट क्यों चाहिए हमको बेसिकली, कि कॉन्सेप्ट नोट एक ऐसी चीज है जो हमको एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने का एक दिशा और एक पाथ, एक वे बताता है कि ये डायरेक्शन है और ये रास्ता है ना। उस डायरेक्शन में जाने के लिए रास्ता ये होगा। तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है या स्ट्रेट है या ऊपर नीचे है या माउंटेन वाला है या पैदल वाला है या गाड़ी वाला है या प्लेन वाला है, और डायरेक्शन कौन सा है, ये हमको एक कॉन्सेप्ट नोट बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना है और किस रास्ते से हमको जाना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट नोट बेसिकली इज रियलाइजेशन ऑफ एन आइडिया। एक आइडिया आप कंसीव करते हैं और उसको रियलिटी तक पहुंचाने के लिए जितना भी कुछ भाग उसमें लगता है, वो सारा एक कॉन्सेप्ट नोट में आने की जरूरत होती है। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि क्या हम सोचते हैं, यानी हमारा आइडिया क्या है, हमारा थॉट क्या है, क्या देखते हैं, उस थॉट को विजुलाइज कैसे करते हैं कि इसको मैं जब जी रहा हूँ या इसको अचीव कर रहा हूँ तो क्या मेरे को मिलने वाला है, उसका विजुअलाइजेशन क्या है। फिर तीसरी चीज इसमें आएगी कि कैसे करेंगे, उस विजुअलाइजेशन को पाएंगे कैसे, हाउ वुड वी अचीव दैट रियलिटी। और फिर चौथा भाग इसमें आएगा कि व्हाट विल हैपन। ये सब करने के बाद मैं एक आइडिया कंसीव करूंगा, सोचूंगा, फिर उसको विजुलाइज करूंगा, फिर उसको वहां तक जाने के लिए कुछ काम करूंगा, है ना, प्रोसेस फॉलो करूंगा, और फिर उससे कोई इम्पैक्ट होगा, है ना। दिस इज समथिंग आई वांट टू अचीव। तो मैं कोई इम्पैक्ट को देख रहा हूँ, मैं किसी रियलाइजेशन को देख रहा हूँ। वो इम्पैक्ट एक छोटा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट नोट हमारे जीने का वो भाग है जो हमको डायरेक्शन और पाथ हमको क्लियरली बताएगा। अब कॉन्सेप्ट नोट में अगर देखेंगे तो एक साइक्लिसिटी है। तो एक आइडिया कोई जनरेट होता है, उस आइडिया को, आइडिया एक बेसिकली कोई एक चीज़ है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। आइडिया को हम कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं जब उसको हम एक्सप्लेन करते हैं।
फिर कॉन्सेप्ट से हम एक थ्योरी बनाते हैं। थ्योरी मतलब ये है कि उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली कैसे जिया जाएगा, या उसका एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, या उसको हम फॉलो कैसे करेंगे, जो रिजल्ट तक जाना है उसके प्रोसेस जो है वो थ्योरी में आता है। थ्योरी के बाद फिर हम उसको थ्योरी का एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसका ऑब्जर्वेशन होता है, रिजल्ट होता है, इम्पैक्ट एनालिसिस होते हैं, और फिर हम उसको रियलाइज करते हैं कि हाँ भाई, ये जो हम प्रूव करना चाहते थे या जहां तक पहुंचना चाहते थे वहां तक हम पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, है ना। वो फिर हमको लास्ट में इवेल्युएट करके पता चलता है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है। और जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, है ना, तो वो अगर रियलिस्टिक है, वो हमको मिल गया जो हम चाह रहे थे, तो वो एक एस्टैब्लिश हो जाता है। तो उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक प्रोसेस है जो आइडिया से और रियलिटी तक जाता है। और एस्टैब्लिश होने के बाद हमेशा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में कुछ एनहांसमेंट होते रहते हैं। तो एक चीज कोई एस्टैब्लिश हो गई, उसके फिर एनहांसमेंट के लिए फिर से आइडिया जनरेट होते हैं। तो एक साइक्लिसिटी है, आइडिया टू कॉन्सेप्ट टू थ्योरी टू एक्सपेरिमेंट टू इवेल्युएशन टू रियलाइजेशन और अचीवमेंट ऑफ रियलिटी और ट्रूथ टू एनहांसमेंट ऑफ दैट आइडिया। जैसे रोटी शुरू में बना ली तो बिना चकला बेलन के कर ली, तो चकला बेलन आ गया तो वो एक एनहांसमेंट है ना। अब हम रोटी पतली बना सकते हैं। तो चूल्हा था तो चूल्हे की जगह पे गैस आ गया, तो अब बिना धुएं के बना सकते हैं। तो एक रोटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें एनहांसमेंट के लिए आइडियाज आ रहे हैं। तो आइडिया हमेशा एक कॉन्सेप्ट के साथ और रियलिटी के साथ जुड़ा रहता है ना। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, टेक्नोलॉजी से एनहांसमेंट होता है, थॉट से एनहांसमेंट होता है। इस तरह से हम लोग एनहांस करते रहते हैं। आरती, मुझे 5 मिनट पहले आप रिमाइंड करा देना खत्म करने से, सो दैट मैं अपने पेस उस हिसाब से ठीक है, ठीक है, ठीक है। है ना। जब भी हम कोई आइडिया की बात कर रहे हैं तो आइडिया के पीछे 3 फैक्टर काम करते हैं, है ना। एक मेरा बिलीफ है, एक मेरा थॉट है, और एक कोई प्रिंसिपल है। तो जो भी बिलीफ है वो हमारे हमेशा सही और गलत के अर्थ में होते हैं, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। जो भी बिलीव्स है, मैं या तो कुछ मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, बिलीफ इस सेंस में। उनका जो तार्किक पक्ष है वो थॉट है, कि मैं अपने बिलीफ को जब परकुलेट करता हूँ, जब बताता हूँ किसी को या अपने आप को बताता हूँ, अपना मनन करता हूँ, तो वो मैं थॉट लगाता हूँ उसमें, उसका विश्लेषण करता हूँ कि मैं ये सही समझता हूँ तो क्यों समझता हूँ, ये इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो क्यों करता हूँ, नहीं करता हूँ तो क्यों नहीं करता हूँ, है ना। तो उसका तार्किक पक्ष है। और हमेशा इस थॉट और बिलीफ के पीछे एक प्रिंसिपल रहता है। मतलब प्रिंसिपली मैंने किसी फंडामेंटल ट्रुथ को पहचाना हुआ है। उस ट्रुथ के बेस पे मेरे कुछ बिलीफ हैं, कुछ थॉट्स हैं, जिनको मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता रहता हूँ। तो ये 3 चीजें मिलके एक आइडिया को फॉर्म करती हैं। जैसे अपन बात करें कि फॉर एग्जाम्पल कि घर बनाना है। अब घर बनाना एक एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना। उस घर को कितना बड़ा बनाना है, उसकी डिटेलिंग क्या होगी, कितने बेडरूम बनेंगे, किचन बनेगा, बाथरूम बनेगा, आंगन बनेगा, क्यारी बनेगी, है ना, नहाने की जगह बनेगी, या बातचीत करने की बैठक बनेगी, कहाँ पे क्या होगा, इसकी डिटेलिंग जो है ये थॉट है। और इन दोनों के पीछे एक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल ये है कि मैं एक चीज बिलीव करता हूँ कि मैं जब ईंट और रोड़ी कहीं पे लगाऊंगा तो वो ठहरी रहेगी। ये बेसिक प्रिंसिपल है। या मैं जब जो मैं ग्रेविटी की बात करता हूँ, या मैं कंक्रीट जो है उसमें पानी डालूंगा तो वो आपस में चिपक जाएगा, है ना। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पे मैं अपने बिलीफ और थॉट को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैंने घर बनाने का आइडिया किया। आइडिया के पीछे मेरा एक प्रिंसिपल पे मेरा ट्रस्ट है कि जब मैं ईंट और रोड़ी लगाऊंगा तो चिपक जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बना के रखेगी, छत डालूंगा तो उससे बारिश नहीं आएगी, और मेरा टेम्परेचर कोई XYZ मेंटेन रहेगा, मुझे दूसरे जानवरों से ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं बिलीव करता हूँ। और फिर उसके बेस पे अपने थॉट को प्रोसेस करके उस आइडिया को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एक आइडिया है, आइडिया के पीछे कुछ बिलीफ है, थॉट है, और
कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये हमेशा होते हैं। प्रिंसिपल्स को हम नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं करते, जब हम थॉट और बिलीफ को एक्सप्रेस कर रहे हैं या आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के रूप में, तब हम बहुत प्रिंसिपल्स की बात नहीं करते। लेकिन रियलिटी में देखें तो बेस में वही प्रिंसिपल्स हैं, है ना, वो फंडामेंटल कोई ट्रुथ है जिसको हमने पहचाना है। सो आइडिया का बिलीफ बेसिकली ये हो गया। आइडिया को बेसिकली अगर देखा जाए तो एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है ना, अभी एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब अभी हमने कुछ उसमें निश्चित नहीं किया है कि इसको कैसे क्या करना है, अभी अपने अंदर ही कुछ चल रहा है। तो इसलिए इसको, आइडिया को बेसिकली ऑब्जेक्टिव ना देख के इंटेलेक्टेड देखते हैं कि ये कोई इंटेलेक्टेड चीज है, अपने अंदर चलने वाली कोई चीज है, उसको ऑब्जेक्टिव रूप में कोई वस्तु के रूप में ऐसे कंटेम्परेरी में नहीं पहचानते। इसका एक उदाहरण है कि जैसे आईपीआर पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे काफी सारी डिबेट चलती है, रूल्स भी है, लॉ भी है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आइडिया जो है ना वो किसी का इंटेलेक्ट है, वो इंटेलेक्चुअल है, तो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्योंकि उसने जनरेट किया है, तो ये उसकी उसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरह का आप देखें तो ऐसा डिबेट चलता है। तो आइडिया को ऐसे भी समाज में माना जाता है कि ये किसी इंडिविजुअल की चीज है, उसने कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ बनाया है ना, तो ये उसी का राइट है कि ये उसी के पास रहे, इसी के बेस पे कुछ इंटेलेक्चुअल। जबकि उसके बीच में पीछे देखेंगे अगर, बेस तो कोई फंडामेंटल ट्रूथ है जो सबके लिए एक जैसा है, उस पे बेस है वो आइडिया, है ना। तो उस बेस को ना पकड़ के उस आइडिया में जो जोड़ तोड़ किया उसको पकड़ लेते हैं, और उससे फिर आईपीआर का एक कॉन्सेप्ट आ गया। कुछ लोग आइडियाज को एक्सपेरिमेंट्स एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं कि ये एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, जिसमें माइंड कुछ हमारा एप्रीहेंड कर रहा है किसी चीज को एक्स तरीके से वाई तरीके से, है ना, इस उससे कोई आइडिया जनरेट होता है। नाउ कॉन्सेप्ट क्या चीज है? तो कॉन्सेप्ट वो आइडियाज हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में विद द बिलीफ, थॉट एंड प्रिंसिपल। तो जब भी हम किसी आइडिया को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके पीछे क्या बिलीफ है, सही गलत के बारे में हमारे, उसको हम कैसे तार्किक रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। एंड देन उसके पीछे कोई फंडामेंटल ट्रूथ को हमने पहचाना हुआ है। इन तीनों चीजों को मिला के जो आइडिया हमने बनाया, उस आइडिया को जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के रूप में। तो आप देखें, हम कॉन्सेप्ट बहुत सारे पढ़ते हैं, तो बहुत सारी, जैसे हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ते हैं ना, साइको एनालिसिस, साइकोडायनेमिक्स, है ना, तो उसमें कुछ एक प्रोसेस की वो बात कर रहा है, उसके पीछे कोई फंडामेंटल चीज है, और फिर उस प्रोसेस से कुछ अचीवमेंट की बात कर रहा है। तो नॉर्मली आप देखें तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्यों, जो कॉन्सेप्ट हमारे जैसे सिगमंड फ्रॉइड का ही है, आज बहुत लोग उसको आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। अगर वो जो फंडामेंटल रियलिटी से अलाइन नहीं करता है कॉन्सेप्ट, तो एक समय पे जाके वो आर्गुमेंट उस पे होता ही है, उसका रिजेक्शन होता ही है, और वो कॉन्सेप्ट जो है एक किनारे कर दिया जाता है। तो ऐसे हजारों कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे जो हमारी एजुकेशन में आए और आज उनको चैलेंज किया जा रहा है ना, और उससे ज्यादा ऊपर के कॉन्सेप्ट आ गए हैं, वो उनको एक साइड लाइन करके उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया है कि ये चलता ही नहीं है। जैसे बाबा जी ने सिगमंड फ्रायड वाले जो कॉन्सेप्ट है जो कामोनवाद पे आधारित है, उसको बिल्कुल ही ऑल्टरनेट के रूप में उसको बोल दिया कि ये तो है ही नहीं, संचेतनावादी मनोविज्ञान से चलो। तो अगर वो रियलिटी से मैच नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज बी आर्ग्यूड एंड रिजेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है उसमें 100 साल लगे, 200 साल लगे, 300 साल चले, है ना। अभी रिलेटिविटी की थ्योरी को बहुत चैलेंज करते हैं, आइंस्टीन की थ्योरी को चैलेंज करते हैं, बेसिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, उस एनर्जी का चैलेंज हो गया है ना। तो इस तरह का है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये दो तीन तरह के होते हैं, वैसे दो तीन तरह से ज्यादा के होते हैं। क्विकली टू मतलब जैसे थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको मतलब बताना जरूरी नहीं है, बट आपके जानकारी के लिए एक डेफिनेशनल एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हर चीज को डिफाइन किया जाता है ना। जैसे हम बोले चेतना विकास मूल्य शिक्षा, तो चेतना का एक डेफिनेशन है, विकास का एक डेफिनेशन है, मूल्य का एक डेफिनेशन है, शिक्षा का एक डेफिनेशन है,
एंड देन चेतना विकास मूल्य शिक्षा का भी एक डेफिनेशन है, एंड देन सेट्स में चेतना विकास का भी एक डेफिनेशन है, मूल्य शिक्षा का भी एक डेफिनेशन है ना। तो हर चीज को डिफाइंड वे में जब चलते हैं तो डेफिनेशनल वो है। इसमें दो एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि एक तो जो ये डेफिनेशनल है इसकी नेसेसिटी है, ये जरूरी होना चाहिए कि ये हमारे लिए जरूरी है, तो नेसेसिटी एक इसकी होनी जरूरी है। और दूसरा ये है कि ये पूरा पड़ता हो, सफिशिएंट होना चाहिए, जिस एस्पेक्ट को वो कवर कर रहा है उस एस्पेक्ट को पूरी तरह से कवर करे। तो आप क्लासिकल थ्योरी में देखें तो बहुत से कंसेप्ट को रिजेक्ट इसलिए किया जाता है कि वो पूरा नहीं पड़ता है, कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, या उसकी नेसेसिटी नहीं बन रही है ना, बहुत बहुत ज्यादा यूज नहीं है उस कॉन्सेप्ट का, बट हम उसको करे जा रहे हैं। जैसे हिग्स बोसन को ढूंढना है, अब उसका कॉन्सेप्ट बना लिया, उसमें बीसियों करोड़ रुपए लगा दिए। जैसे अभी गट गट में कोई कॉन्शियसनेस होती है, इस पे 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है ना, उसका कोई यूज नहीं है, तो वो नेसेसिटी भी नहीं है ना, और सफिशिएंट भी नहीं है, पूरा भी नहीं पड़ता। गट को समझ के कर क्या लेंगे हम अल्टीमेटली, तो एक समय पे वो चैलेंज हो ही जाएगा, क्योंकि रियलिटी तो डेफिनेशनल है। डेफिनेशन होनी चाहिए, नेसेसिटी होनी चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्सेप्ट पूरा पड़ता है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो रादर देन फोकसिंग ऑन द आइडिया, इट फोकसेस ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेफिनेशन, है ना, लाक्षणिकता पे ज्यादा होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के हो जाते हैं, लेकिन लाक्षणिकता पे बताते हैं। भाई कुर्सी है, कुर्सी का एक वो है तो उसके पाए हैं, उसके एट्रीब्यूट्स है, आरामदायक है नहीं है ना, लेटी हुई कुर्सी है या सीधे कमर रख के बैठने की कुर्सी है, तो उसके उसके एट्रीब्यूट्स पे फोकस करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। फिर एक एक कॉन्सेप्ट की थ्योरी है जिसको थ्योरी थ्योरी बोला जाता है, जो विच रिलाइज ऑन रिलेशनशिप विद अदर कॉन्सेप्ट्स। जैसे एक मेरा कॉन्सेप्ट है ना, मैं सोचता हूँ जीवन है, एक आरती ने सोचा कि जीवन है ना, या जिंदगी है, तो उन दोनों का कोई आपस में रिलेशन है, तो जब हम बात करते हैं तो उसकी रिलेशन को एक्सप्लोर करते हैं। तो एक थ्योरेटिकल ये रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो परसेप्चुअल होते हैं या कंक्रीट जिसे माना जाता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली, लाइक द वे वी परसीव थिंग। जैसे मैं पेन है, पेन का मेरे को एक कॉन्सेप्ट है, तो मैंने ये पेन देखा है, इससे मुझे लिखने का ध्यान आता है, शब्द आते हैं, है ना। तो इस पेन, जब मैं बोलता हूँ या पेन को देखता हूँ तो मेरे मन में कोई एक कॉन्सेप्ट है पेन का, मैंने बना के रखा हुआ है ना, तो ये कान खुजाने की चीज नहीं है, लिखने की चीज है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, मैंने कैसे परसीव किया इस पेन को। फिर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी होता है जो कि विच इज बेस्ड ऑन द इवेंट्स विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड, बेस्ड ऑन पर्सनालिटीज और बेस्ड ऑन इमोशंस, है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव है और एक सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, जो कि बेसिकली कुछ इमोशनल आपके अंदर हुआ और उसके बेस पे आपने कोई थ्योरी बना ली अपने अंदर, है ना। जैसे मैं किसी से बात की और किसी ने मुझे, वी कैन रैप अप इन 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स में तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा ठीक सा है, ज्यादा टेन कर लो। मिनट्स 10 मिनट्स कर लेते हैं। ओके ओके। सो इस तरह एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्ट है। फिर एक एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट होता है जिसमें दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के देखते हैं। जैसे चेतना विकास, तो चेतना एक कॉन्सेप्ट है, विकास एक कॉन्सेप्ट है, दोनों को मिलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट का एक कॉन्सेप्ट है, राइट का। जैसे हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट एंड डिनर, तो ब्रेकफास्ट एक कॉन्सेप्ट है, डिनर एक कॉन्सेप्ट है, तो दोनों को एसोसिएट करके बोलते हैं, है ना। टी एंड स्नैक्स, तो टी एक कॉन्सेप्ट है, स्नैक्स एक कॉन्सेप्ट है, दोनों को मिला के बोलते हैं, तो इसको एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है ना। अब इसमें कॉन्सेप्ट्स में देखें तो कैटेगरी भी हैं दो तीन। तो जैसे एक कैटेगरी है जो ब्रॉडर एस्पेक्ट को कवर करती है, विच इज कॉल्ड अ सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी। जैसे हम बोलते हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा, हम अपने रेफरेंस में देखते हैं इसको, तो हम बोल रहे हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा, ये सुपर ऑर्डिनेट है। फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर, इसका सबसेट होगा वो। तो बेसिक हम क्या कह रहे हैं, साइकोलॉजी इन हायर एजुकेशन, संचेतनावादी मनोविज्ञान को है चेतना विकास मूल्य शिक्षा, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी इन हायर एजुकेशन। तो साइकोलॉजी को संचेतनावादी मनोविज्ञान को हायर एजुकेशन में कैसे प्लेस किया जाए।
फिर इसका एक सबऑर्डिनेट सेट होगा, है ना। उस सबऑर्डिनेट क्या हो गया, जैसे हम बोल रहे हैं कि डेवलप स्टडी मटेरियल फॉर हायर एजुकेशन। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा सुपर ऑर्डिनेट, बेसिक कॉन्सेप्ट इज मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान इन हायर एजुकेशन, एंड देन सबऑर्डिनेट इज स्टडी मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न पर्सपेक्टिव, कंपेयरिंग इट, फाइंडिंग गैप्स, प्लेसिंग मध्यस्थ दर्शन। ये सारा जो है उसका सबऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट है। तो ये तीनों फैक्टर एक कॉन्सेप्ट नोट में होने जरूरी है। देन कॉन्सेप्ट के बाद आती है थ्योरी, है ना। तो थ्योरी में हम क्या कह रहे हैं, जो हमने एक आइडिया लगाया था बेस्ड ऑन सम बिलीफ थॉट एंड प्रिंसिपल्स, अब हम उसको कॉन्सेप्ट में ले आए, है ना। यानी कि हमने उसको एक्सप्लेन किया, है ना, और उसके ब्रॉडर और माइनर पर्सपेक्टिव को सबको एक्सप्लेन किया। अब हम उसको जिएंगे कैसे, या प्रैक्टिस कैसे करेंगे, या एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, उसके रिजल्ट को कैसे मापेंगे, ये है थ्योरी। तो थ्योरी हमको बताएगी कि मैं अपने कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे दूंगा, है ना। तो थ्योरी में हम एक आइडिया से लेके और रियलाइजेशन तक जितने भी प्रोसेसेस हुए हैं और जिससे हम गुजरेंगे, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे। तो जीवन कोई है तो जीवन को जीने में कैसे देखेंगे। अब हम दूसरे मानव को स्नेहपूर्ण से तरीके से देखें, पर पीड़ा ना करें, क्योंकि वो भी जीवन है, मैं भी जीवन। तो ये जितने प्रोसीजरल पार्ट हैं, इससे फिर रिजल्ट क्या आएगा, है ना। या हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे क्या रिजल्ट आया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, है ना, उसके क्या एक्सपीरियंसेस हुए, ये सारे थ्योरी एक्सप्लेन करेगी, है ना। तो इवैल्यूएशन तक का सारा कुछ थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। और उस थ्योरी के बेस में या तो प्रैक्टिस्ड थ्योरी हो सकती है या अज्यूम्ड थ्योरी हो सकती है। ऐसा भी जैसे मध्यस्थ दर्शन का देखें तो हमको बहुत प्रैक्टिस थ्योरी नहीं मिलेगी। बाबा जी ने जिया, इतना ही कह सकते हैं। सब लोग नहीं मिल पाए बाबा जी से। अभी हम लोग जीने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं। तो एक थ्योरी है, उस थ्योरी के बेस पे हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ नहीं भी हैं। कुछ कहने लायक बातें हैं, कुछ नहीं भी हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो अभी वो थ्योरी पूरी तरह से स्टैब्लिश होने के उस पर नहीं आई। तो जब स्टैब्लिश हो जाएगी तब उसमें इंप्रूवमेंट होगा, है ना। तो थ्योरी विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, इन रियलिटी हाउ डू वी प्रैक्टिस दैट कॉन्सेप्ट। ये थ्योरिटिकल पार्ट है। तो ये यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा भाग मुझे लगता है कि ये हम कवर कर लें कि एक कॉन्सेप्ट नोट जब लिखेंगे तो उसमें क्या क्या चीज होंगी। हाउ डू वी राइट ए कॉन्सेप्ट नोट। जैसे अब हम इलेक्टिव का कोई लिख रहे हैं, है ना, तो उसका सुपर ऑर्डिनेट हो गया हमारा साइकोलॉजी इन हायर एजुकेशन, या संचेतनावादी मनोविज्ञान को हायर एजुकेशन में स्थापित करना, है ना। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया राइटिंग स्टडी मटेरियल। फिर उसका सबऑर्डिनेट क्या हो गया, सेल्फ एंड पर्सनालिटी का के कॉन्सेप्ट्स, उनका इवेल्युएशन, उनका वेस्टर्न ईस्टर्न पर्सपेक्टिव, उनके गैप फाइंडिंग एंड उनके आंसर इन द लाइट ऑफ मध्यस्थ दर्शन। ये इसका सबऑर्डिनेट हो गया। तो ये तीनों चीजें हमको कवर करनी है। तो जब एक कॉन्सेप्ट नोट लिखेंगे तो इट मस्ट एक्सप्लेन द आइडिया, the belief system behind it, the thought behind it, the principle behind it, है ना। तो आइडिया जो हम कॉन्सेप्ट नोट लिखेंगे तो कैसे हमने किसी आइडिया को कंसीव किया, उसके पीछे हमारे बिलीफ सिस्टम क्या थे, मान्यताएं क्या थी कि ये सही है ये गलत है। तो जैसे अमानवीयता से नहीं जीना, मानवीयतापूर्ण आचरण से जीना है, ये हमारा एक बिलीफ है ना। उसके पीछे के कुछ थॉट है, उसके पीछे का कोई बेसिक प्रिंसिपल है जो मध्यस्थ दर्शन ने हमको दिया। अब हम उसको लिखेंगे, है ना। तो आइडिया के साथ उसके पीछे का बिलीफ, थॉट और प्रिंसिपल लिखेंगे। फिर हम उस एक्सप्लेन करेंगे उस आइडिया को किस तरह से, कि इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा या शिक्षा का मानवीयकरण। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, संचेतनावादी मनोविज्ञान इन हायर एजुकेशन। उसका सबऑर्डिनेट क्या है, राइटिंग स्टडी मटेरियल फॉर अंडरस्टैंडिंग वेस्टर्न ईस्टर्न पर्सपेक्टिव एंड फाइंडिंग द गैप्स, इवेल्युएटिंग एंड पुटिंग अप द ऑल्टरनेटिव, है ना, इन प्लेस ऑफ कंटेम्परेरी साइकोलॉजी। या हम जब इलेक्टिव लिखेंगे तो ब्रॉडर हो गया
संचेतनावादी मनोविज्ञान इन हायर एजुकेशन। देन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया राइटिंग स्टडी मटेरियल, डेवलपिंग स्टडी मटेरियल। और सबऑर्डिनेट क्या हो गया? डेवलपिंग स्टडी मटेरियल फॉर सेल्फ एंड पर्सनालिटी इन द लाइट ऑफ मध्यस्थ दर्शन, कंपेयरिंग एंड फाइंडिंग गैप्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स, है ना, एंड इट्स इम्पैक्ट एंड रिजल्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, और जो कुछ भी उनका भी हुआ है और जो हम कर सकते हैं, तो ये चीज कवर करेगी। देन वी विल ऑल्सो आफ्टर दिस, ये तीनों चीजें कवर करने के बाद वी विल ऑल्सो गिव द थ्योरी। थ्योरी का मतलब ये है हाउ वुड वी प्रैक्टिस दिस। तो जब हम संचेतनावादी मनोविज्ञान या सेल्फ एंड पर्सनालिटी को हम हायर एजुकेशन में ले जाएंगे, तो उससे टोटलिटी में एजुकेशन पे क्या कैसे प्रैक्टिस करेगी, एजुकेशन फ्रेटर्निटीज को प्रैक्टिस कैसे करेगी, हमारे स्टडी मटेरियल को कैसे देखा जाएगा, है ना, या हम सेल्फ और पर्सनालिटी को किस तरह से समाज में नए तरीके से इसको प्रैक्टिस करने का कोई डिजाइन देंगे, और इसका पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम कॉन्सेप्ट नोट में देंगे। ठीक है, तो ये चीजें कहेंगे। फिर चौथी चीज इसके साथ हम जो बताएंगे थ्योरी के साथ, वो ये भी एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट नोट में कि इसके एक्सपेरिमेंट्स अगर होने हैं तो कैसे होंगे, हुए हैं तो कैसे हुए हैं, क्योंकि थ्योरी को स्टेब्लिश करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट अगर हुए हैं तो कैसे हुए हैं, होंगे तो किस तरह से होंगे, एक्सपीरियंसेस अगर हैं तो कैसे हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो प्रैक्टिस के बाद एक्सपीरियंसेस को मेजर करना पड़ेगा। फिर उसकी कोई साइटिंग देनी पड़ेगी, भाई या उत्सव पारा में कुछ परिवार देख रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस ये आया, उनके रिजल्ट ये आए, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए, इससे उनकी खुशहाली बढ़ी, इससे बच्चों में ये देखने को मिला, बड़ों में ये देखने को मिला, है ना। तो या मानव तीर्थ में कुछ ये काम हो रहा है, या कुछ XYZ बुल्डाना में कुछ काम हो रहा है, तो इस तरह के रिजल्ट देखने, तो वो साइटिंग देनी पड़ेगी हमको। फिर उसके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे कि रिजल्ट अभी आए हैं या हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे। तो जब हम प्लेस कर रहे हैं किसी थ्योरी को, तो हम ये कह रहे हैं ऐसे प्रैक्टिस करने से ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो उसका पूरा अपन फ्रेमवर्क दे रहे हैं, है ना। या उस रिजल्ट के साथ हम ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो 4-5 चीजें हैं: एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंसेस, साइटिंग्स, रिजल्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड इम्पैक्ट। ये 6 की 6 चीजों को हम थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। सो ये 4 चीजें बेसिकली, कॉन्सेप्ट नोट मस्ट एक्सप्लेन द आइडिया and the belief, thought and principles behind it. It must give the explanation of a broader and minor perspective, yani superordinate, basic concept and subordinate concept. Then it must explain in theory how it will be practiced, and it should also give us the overall perspective, how would we experiment it, practice it, experience it, cite it, रिजल्ट को कैसे देखेंगे, ऑब्जर्वेशन को कैसे देखेंगे, और इम्पैक्ट क्या आएगा इससे। दिस मेक्स अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट नोट। आई थिंक आई हैव टेकन मोर टाइम। आरती, इज इट ओके? दैट्स ओके। कितना हुआ अभी? ठीक है, और 2-3 मिनट्स, मतलब अगर जरूरत तो। आपने बोला साइट मतलब मैंने लिखा प्रैक्टिस। जैसे हम एग्जांपल देते हैं ना, जैसे कोर्ट में होता है ना, उस केस का रेफरेंस दिया तो साइटिंग, ओके 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 ओके। KITING, अच्छा, हाँ साइटिंग, हाँ हाँ। है ना। रेफरेंस देते हैं ना कि देखो ये हाँ हमने हाँ, साइटिंग। एक्सपेरिमेंट किया था, इससे ये हुआ, ओके है ना। ओके। तो जैसे बाबा जी ने एक जगह पे लिखा कि बिजनौर में कुछ हो रहा है, उससे कुछ बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो एक साइटिंग है बेसिकली। राइट। तो ठीक। थ्योरी में हम साइटिंग भी देंगे, अगर हम्म। हमको कहीं रिजल्ट मिले हैं तो उसको रेफर करेंगे कि ये हुआ भाई, अच्छा हुआ इससे। ओके। सो अब मेरे ख्याल में इस फ्रेम के बाद हमको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट नोट में हमको क्या कुछ लिखना है। मुझे लगा पिछली वर्कशॉप में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, मुझे खुद भी पता नहीं था एक कॉन्सेप्ट नोट लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे उसमें, है ना, और क्या क्या चीजें उसको कवर करनी चाहिए। आई थिंक, आई होप दिस विल गिव अ डायरेक्शन टू
द लिसनर्स और टू लेखक समूह की कैसे हम अपने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स को लिखें। जैसे मैंने अब ये पढ़ने के बाद फैसला किया, मैं अपनी जिंदगी का एक कॉन्सेप्ट नोट बनाऊंगा आगे की यात्रा का। तो मैं क्या आइडिया है उसको कैसे कॉन्सेप्चुलाइज कर रहा हूँ, उसको कैसे मैं प्रैक्टिस करूंगा थ्योरी में, और अपने रिजल्ट्स की मैपिंग, इस पे मैं पहले से ही काम कर रहा हूँ कि मैं अपने आप की ग्रोथ को कैसे मैप करूंगा। तो वो रिजल्ट वाले एरिया को मैं पहले से ही काम कर ही रहा हूँ, प्रैक्टिस के मुद्दे में निकाल ही रहा हूँ, अभ्यास के मुद्दे। अब उस कॉन्सेप्ट को भी लिखना कि मैं इसको एक्सप्लेन करना तार्किक तरीके से, और उस आइडिया को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना, अपने बिलीफ को लिखना, अपने थॉट को लिखना, और उसके पीछे के कोई फंडामेंटल ट्रूथ को जो मध्यस्थ दर्शन का है उसको लिखना। तो मुझे लगता है मैं भी अपनी जिंदगी का एक कॉन्सेप्ट नोट बनाऊंगा। मेरी बेसिकली जो बात। हमें कंक्लूजन नोट भी लिखना है वो इसी डायरेक्शन में है। मतलब एक तो सेल्फ एंड पर्सनालिटी का मतलब फोकस है, जिसमें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, ईस्टर्न पर्सपेक्टिव, मध्यस्थ दर्शन एज एन ऑल्टरनेटिव। बट जो कंक्लूजन नोट है उसमें दर्शन के क्या प्रैक्टिसेस, जो भी आपने ये थ्योरी के पार्ट्स बताए, ये सब इंक्लूड करके वी कैन मतलब मे बी राइट अ कॉन्सेप्ट नोट। और ये भी मैंने देखे कि कॉन्सेप्ट नोट जितना ज्यादा बड़ा हो उतना अच्छा है। हम्म हम्म जितना आपका आइडिएशन है, जितना कॉन्सेप्ट है, उसके सभी तर्क आ जाएं, उसकी सारी प्रैक्टिस के मुद्दे आ जाएं, उसके पूरी रिजल्ट की मैपिंग आ जाए, बिकॉज ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है आगे पूरे कार्यक्रम को किसी को चलाने के लिए, या जिंदगी को चलाने के लिए, या कुछ भी रियलिटी को रियलाइज करने के लिए ये एक तरीका है। तो ये जितना एक्सप्लेनेबल हो, जितना ज्यादा इसको लिखा जा सके, जितना बड़ा किया जा सके, करना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। थोड़ा सबका मतलब कैसा, क्या समझ आया, क्या फीडबैक है, कुछ क्वेश्चंस है, समझ आया कि नहीं, लिख पाएंगे कि नहीं, थोड़ा ये सुन ले क्या सबसे एक एक करके, या अगर कोई खुद से अनम्यूट करके या हैंड रेस करके कोई पहले बोलना चाहता है तो वेलकम, नहीं तो फिर एक एक करके सबसे सुन लेते हैं। वी हैव 11 पार्टिसिपेंट्स। कोई वॉलेंटियर करेंगे, करेगा? नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से जितना भी चाचा जी ने बोला अभी काफी क्लियर आइडिया आ गया कि कैसे उसको मतलब समझना है, कॉन्सेप्ट नोट बेसिकली क्या होता है और कितना उसको इलेबरेट करना चाहिए और कितने पॉइंटर्स है। तो मेरे ख्याल से अभी एक कोशिश हम सब लोग कर सकते हैं लिखने की, ये चार जो हेडिंग्स बोले चाचा जी ने उसमें, और फिर थोड़ा सा शेयरिंग हो जाएगा तो फिर एग्जैक्टली समझ में आएगा क्या टू द पॉइंट है कि कहीं ठीक है। और कोई, अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, वो भी पूछ सकते हैं, या सेशन का एक फीडबैक भी दे सकते हैं। आज सभी को नमस्ते। नमस्ते। मैं आज समय पर नहीं जुड़ पाया था, लेकिन जितना भी मैं सुन पाया पिछले 15 से 20 मिनट में, तो भैया हमेशा पूरी तैयारी से आते हैं और अ, जितना मैक्सिमम वो दे सकते हैं उसका पूरा प्रयास उनमें दिखाई देता है। तो मुझे ये चीज़ काफी बढ़िया लगी। कंसेप्ट को लेकर के मैंने बहुत पहले एक प्रोफेसर से ये बातें सुनी थी, जब उन्होंने कहा था ये पेन भी एक कंसेप्ट है, ये क्लासरूम भी एक कंसेप्ट है। मतलब चीज का मतलब कंसेप्ट, कैसे हमने किस चीज को कंसीव किया है ऐसा, या परसेप्शन जो है वो जब बलवती हो जाती है तो कंसेप्ट हो जाती है। ऐसा एक मेरे पास रफ आइडिया था। तो जब ये पूरे हम लोग जो वर्कशॉप्स कर रहे हैं या ये जो राइटिंग कर रहे हैं उच्च शिक्षा में मध्यस्थ दर्शन या मनोविज्ञान को ले जाने के लिए, ये अपने आप में जितने पार्ट्स भैया ने इनोमरेट किए, मैं पहले की बातें नहीं सुन पाया था, तो यदि उसका टेक्स्ट मुझे मिल जाता है तो एक तरह से लिंक हो जाएगा। बाकी मैं समझ रहा हूँ कि
पूरी बात जिसमें समाहित हो जाए। और एक बात जो उन्होंने कही कि इसमें जितना लंबा हो, बड़ा हो, उतना एलेबरेटिव होता है, उतना समझना आसान होता है। वो एक तरह से रेफरेंस भी हो जाएगा, जब भी हम डिविएट करेंगे वहां से तो हमें वो गाइडलाइन के रूप में सामने रहेगा। तो कंसेप्ट नोट में वो सभी मुद्दे आने होंगे, ऐसा मुझे एक अर्थ समझ में आया। इतनी बात। धन्यवाद। नमस्ते भैया। धन्यवाद भैया। नमस्ते। और कोई कुछ रखना चाहेंगे? प्रोमिला मासी, अखिलेश चाचा, शालिनी मासी, जानकी मासी। नमस्ते सभी को। मेरे यहाँ ना थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, तो मैं वेट कर रही हूँ कि रिकॉर्डिंग आ जाए तो फिर मैं, पर मेरे को अच्छा लगा जितना मेरे समझ में आया। ओके। थैंक यू। आवाज क्लियर नहीं है प्रोमिला मासी। भैया ने जो सारे पॉइंट्स बताए, बहुत मतलब एकदम क्लैरिटी बनी कि अच्छा कॉन्सेप्ट होता है पूरा एक और इसको मतलब पूरा डिजिटल हो गया एक तरह से, फोर स्टेप्स को डिवाइड करना और ये पॉइंट्स ऐसे तो ये काफी क्लैरिटी मिली कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अभी जो भैया ने लास्ट में बोला कि मैं भी अपनी लाइफ पे कॉन्सेप्ट को सीखना चाहूंगा, तो वो जो आप कंक्लूजन नोट की बात कर रहे थे, ये सिमिलर लगा। तो क्या ये सिमिलर है या डिफरेंट है? से कॉन्सेप्ट नोट या कंक्लूजन नोट, मतलब मैं जानना चाहूंगी क्या डिफरेंस है। और क्लियर नहीं है आपकी आवाज, बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब थोड़ा सा ये समझ आए कि कॉन्सेप्ट नोट और कंक्लूजन नोट में क्या डिफरेंस है या सिमिलर है, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ जैसे कि मैं आंसर करूं क्या आरती? आप ही आंसर करिए। सो कंक्लूजन जो है ना, वो कॉन्सेप्ट नोट का एक पार्ट है। इसको इतना सा देख सकते हैं बस। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट नोट है वो एक ब्रॉडर चीज है। वो आइडिया भी है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन भी है, उसका प्रैक्टिस भी है, थ्योरी भी है, उसका मेजरमेंट भी है प्रैक्टिस का, उसका रिजल्ट और इम्पैक्ट सारा कुछ है। तो ये बेसिकली जब हम आइडिया कह रहे हैं तो आइडिया एक कोई बिलीफ है जिसको हम सही या गलत के अर्थ में ही बिलीफ है ना। तो एक्सेप्टेड या नॉन एक्सेप्टेड चीजें हैं। तो कंक्लूजन जो है वो एक्सेप्टेड चीजें हैं या नॉन एक्सेप्टेड चीजें, ये नहीं करना है, ये करना है। तो ये बेसिकली एक बिलीफ सिस्टम को से आगे की बात है कॉन्सेप्ट नोट। तो कंक्लूजन से स्टार्ट हो रहा है और रियलाइजेशन पे खत्म हो रहा है। तो कंक्लूजन इज वन पार्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट नोट। आई होप ये पूरा हो गया आंसर। ओके। मंगेश चाचा का हैंड रेस था। नमस्ते चाचा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो मुझे ये पूछना था कि ये कॉन्सेप्ट नोट हर एक किताब का पार्ट होता है कि ये सिर्फ एकेडमिक राइटिंग में यूज होता है? भैया मेरे को जो मैंने राइटिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से या ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट नोट का होना जरूरी होता है कि सिर्फ एकेडमिक्स में ही चलता है? नहीं, मुझे लगता है कोई भी प्रोजेक्ट जब होता है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट नोट एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम करता है। और अगर अगर हमारे अभ्यास में नहीं है तो मुझे लगता है ये करना चाहिए। ये बहुत यूजफुल चीज़ है। तो कोई भी प्रोजेक्ट है, हम जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो कार्यक्रम ओरिएंटेड है या नहीं है। वैसे तो जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट नोट कर रहे हैं तो कुछ रियलाइज करने के, विजुलाइज कर रहे हैं, उसको रियलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसको जो है लिखना एक ज़रूरी भाग है। और एकेडमिक्स में तो ये है ही कॉन्सेप्ट नोट का। और जब हम कोई बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसका भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल बनाते ही हैं, कॉन्सेप्ट नोट बनाते ही हैं। और मुझे लगता है कि ये अगर प्रैक्टिस के रूप में भी देखें तो एक अच्छा अभ्यास है। इससे हम क्या कंक्लूड कर पाए वो भी
मैसेज अपने आप को भी बता पाते हैं, लिख भी पाते हैं, और वो आइडिया या जिसको हम सही गलत मान रहे हैं उसको जिएंगे कैसे और उसका रिजल्ट कैसे देखेंगे, उसका इम्पैक्ट कैसे देखेंगे, वहां तक की क्लियर पिक्चर एक हम लिख के बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जरूरी भाग है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी संदीप भैया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जब आप बता रहे थे तो मुझे न कहीं वो मानव के 4 आयाम जो है, अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार और कार्य आयाम, तो इसमें जो आइडिया, कंसेप्चुअलाइजेशन, वो सब जैसे अनुभव आयाम, फिर विश्लेषण, और जो वाकई लिखने वाली जगह जो थ्योरी पार्ट है वो शास्त्र है। तो मुझे लगता है कि कंसेप्ट नोट एक तरह का शास्त्र है जो व्यवहारिक धरातल पर एक गाइड बुक के रूप में आता है। ऐसा मैं तुलनात्मक देख रहा था। क्या ये सोचना किस दिशा में है, थोड़ा आप उसको बताएं भैया, सही है गलत है, कितना सही है? भैया मेरे हिसाब से क्योंकि हम कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की भी बात कर रहे हैं तो दर्शन वाला भाग भी जुड़ा हुआ है, उससे मैं क्या समझा हूँ वो भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अपने कंक्लूजन्स को बता रहा हूँ, एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस को बता रहा हूँ, और फिर उसको मैं कैसे समझा हूँ तो उसका तार्किक एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो और फिर उसको कैसे जीऊंगा और फिर उसका रिजल्ट कैसे देखूंगा। तो मुझे लगता है कि जो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहते हैं तो ये लगभग लगभग मैं किसी चीज को कैसे देखता हूँ तो मेरा दर्शन क्या हुआ है ना, मैं किसी को कैसे एक्सप्लेन करता हूँ किसी वस्तु को, वो वाद के रूप में भी है, और मैं उसको कैसे जीऊंगा वो शास्त्र के रूप में भी है, और उससे फलन में क्या आएगा, उपलब्धि क्या होगी, वहां तक की बात कॉन्सेप्ट नोट कर रहा है। मतलब पूरा वाङ्मय। जी मुझे लगता है वांग्मय के बाद भी आप जिएंगे, उसके बाद मूल्यांकन तक को रेफर कर रहा है कॉन्सेप्ट नोट। जी भैया। नॉट दैट कि ये कॉन्सेप्ट नोट किसी मध्य दर्शन से बड़ा हो गया, बट इट कवर्स मोर देन दर्शनवाद शास्त्र। मूल्यांकन को भी ऐड कर रहा है, और मैं क्या समझाऊं उसके कंक्लूजन को भी, निष्कर्षों को भी ले रहा है, और निष्कर्ष के बाद मैं उसको जीने में गया, मेरे को क्या मिला, सही मिला गलत मिला, उसका मूल्यांकन भी ले रहा है। और मूल्यांकन का प्रोसेस भी ले रहा है, मूल्यांकन करूंगा कैसे। जी भैया। भैया आप कुछ सैंपल्स भेज सकते हैं क्या रीडिंग के लिए, ऐसे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नोट बना है कोई टॉपिक या कोई प्रोजेक्ट के ऊपर? भैया मैं पिछले एक हफ्ते में ही कुछ कुछ पढ़ा कॉन्सेप्ट नोट के बारे में, अब लिखूंगा अपनी जिंदगी का, वो आपको भेज दूंगा। हाँ भैया, तो एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कैसे थोड़ा करना है। समय लगेगा मुझे, क्योंकि हो सकता है 10 20 50 पन्ने का हो वो, बट भेजूंगा। हाँ, ठीक ठीक भैया, बहुत अच्छा। फिर तैयार हो जाएगा मैं भेजूँ। एक गौरी दीदी जो पुणे से हैं, उन्होंने शिक्षा का मानवीयकरण पे एक कॉन्सेप्ट नोट लिखा है, उन्होंने भेजा था, उनसे परमिशन लेके मैं सबको भेज दूंगी। जैसे जो मानव तीर्थ में साधन चाचा के गाइडेंस में जो ये शिक्षा का मानवीयकरण का कार्य हो रहा है, उसका काफी 2 साल लगा के इन लोगों ने कॉन्सेप्ट नोट मिलके तैयार किया है, तो वो हमारे लिए अच्छा एक रेफरेंस हो सकता है। बहुत अच्छा रहेगा मिल जाए तो। और कोई सवाल? कोई फीडबैक, कोई शेयरिंग? भैया ये कंसेप्ट नोट लिखे जाने के बाद को की पृष्ठभूमि थोड़ा बताइए कि हम लोगों को ये लिखने के लिए अभी जो लेखक समूह के लिए निर्धारित किया गया है, इसके पीछे का आशय क्या है? भैया जैसे बताया कि कॉन्सेप्ट नोट एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, जैसे अभी आरती बेटा जी बता रही हैं कि उन्होंने 2 साल की तैयारी के बाद कोई कॉन्सेप्ट नोट
लिखा है। तो कॉन्सेप्ट नोट बेसिकली हम क्या कंक्लूड करके बैठे हैं और उसको रियलाइज कैसे करेंगे, वहां तक की कहानी है। तो जब भी हम कोई, मान लो अभी हम सेल्फ एंड पर्सनालिटी का कोई एक इलेक्टिव लेके बैठे हैं, तो उसका एक अलग से कॉन्सेप्ट नोट बनना चाहिए, जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट नोट से, जो हमने आइडिएशन की बात करी थी शुरू में कि क्या विजन लेके चल रहे हैं इसका हम, उससे मैच होना चाहिए। तो जैसे हम कहें कि संचेतनावादी मनोविज्ञान को हायर एजुकेशन में हम कैसे प्लेस करें, ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है ना। फिर उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं कि हमने कुछ 8 इलेक्टिव चुने हैं, जिसमें एक इलेक्टिव सेल्फ एंड पर्सनालिटी है। तो सेल्फ एंड पर्सनालिटी के कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको बेसिक कह रहे हैं, और उसके अराउंड जो हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, जो उसके इम्पैक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, जो ऑल्टरनेट प्रपोज कर रहे हैं, वो सारा उसका सबऑर्डिनेट है। तो ये 3 हिस्से जो है वो पूरा कवर करेगा। तो अगर हम किसी भी इलेक्टिव को अगर प्लान्ड वे में करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो अगर हम ब्रॉडली इनको कैटेगराइज करके इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हायर एजुकेशन में इसको ले जाना है संचेतनावादी मनोविज्ञान को, इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द इलेक्टिव इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी, है ना। इसमें वेस्टर्न कैसे देखता है, इंडियन कैसे देखता है, मध्य दर्शन क्या कह रहा है सेल्फ एंड पर्सनालिटी को, और इसको जीने का क्या था, इसका थ्योरी क्या क्या है ईस्टर्न वेस्टर्न में और मध्य दर्शन में, और गैप्स कहाँ पर हैं, वो गैप फुलफिल कैसे होते हैं, देन इसको प्रैक्टिस अभी तक कैसे किया गया, उससे क्या रिजल्ट आए। जैसे आप ये देखेंगे कि जो मैं कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहा था, तो जैसे बिलीफ के बहुत सारी थ्योरी हैं, बिलीफ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना, मान्यताओं के। तो जैसे कॉन्सेप्टिज्म है कि मैंने कैसे कंसीव किया है, वो मेरा बिलीफ हो सकता है। मैं कैसे किसी चीज को रिप्रेजेंटेशनल मोड में हूँ, रिप्रेजेंटेशनलिज्म है, वो वो मेरा एक बिलीफ सिस्टम है। फंक्शनलिज्म कोई एक चीज है कि कोई चीज फंक्शन कैसे करती है, उस पर बिलीव करता हूं मैं, है ना। इंटरप्रिटेशनलिज्म एक चीज है कि मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूं उसको, वो मेरा बिलीफ है ना। ऑकुरेंट, कैसे कोई चीज घटना घट रही है उस पे, उसको, वो मेरा बिलीफ सिस्टम है। डिस्पोजिशनल मेरा बिलीफ सिस्टम है। कुछ बिलीफ मेरे पार्शियल हैं, कुछ मेरे फुल बिलीव्स हैं, किसी बार चीज के बारे में आधे को मानता हूँ, आधे को नहीं मानता हूँ, है ना। तो इन चीजों के अगर बिलीव्स के देखें तो रिजल्ट क्या हुए हैं, इसको मॉडर्न फिलॉसफी ने पहचान लिया है कि जैसे इन बिलीफ सिस्टम्स को, जो मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेशनलिज्म है या कंसेप्शनिज्म है या फंक्शनैलिज्म है, इन सब चीज़ों को अलग अलग देखने के भाग में जो रिजल्ट आए हैं, वो है फंडामेंटलिज्म, वो है ऑर्थोडॉक्सी, वो है मॉडर्निज्म, वो है रिफॉर्मनिज्म, वो है एक्सक्लूसिविज्म, वो है इंक्लूसिवनिज्म। तो इतने सारे इन मान्यताओं, इन बिलीफ, अलग अलग बिलीफ होने के तौर पे इतने सारे, कुछ लोग फंडामेंटल हो गए, कुछ ऑर्थोडॉक्स हो गए, कुछ मॉडर्निज्म में विश्वास करते हैं, कुछ कहते हैं रिफॉर्म में विश्वास करते हैं, कुछ कहते हैं इंडिविजुअल है, कुछ कहते हैं इंक्लूसिव है। तो अब आप देखें तो ये अलग अलग बने हुए, ये सब बिलीफ के ही रिजल्ट्स हैं। जी भैया। चाचा, ये बिलीफ सिस्टम को सेट करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं क्या? भैया वो अलग मुद्दा है, अभ्यास वाला। बिलीफ सिस्टम को सेट करने के लिए बिल्कुल टूल्स होते हैं, स्किल्स भी हैं, और टू स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए टूल्स भी हैं। बेसिकली बिलीफ सिस्टम को करेक्ट करने के लिए अपने चित्त में काम करना पड़ता है, जो चित्रणों को सुधारना, उसके लिए विचार का एक अभ्यास है और उसको चित्र बनाने का एक अभ्यास है। तो अभ्यासों के मूल में जो है
कि कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसके पहले कुछ सोच रहे हैं, तो सोचने का अभ्यास हो रहा है, और फिर जब उसको कर रहे हैं तो वो चित्र भी बन रहा है, तो मेमोरी में जा रहा है। तो इन दोनों के मिले जुले स्वरूप से बिलीफ सिस्टम चेंज होने का काम होता है। ठीक भैया, थैंक यू। आरती, और कोई सवाल है तो? नहीं तो अपन, कोई फीडबैक है तो ठीक है, नहीं तो वाइंड अप कर सकते हैं। है और कोई सवाल है? वैसे तो 10:30 हो गया है, वाइंड अप करना चाहिए। बहुत अच्छा सेशन रहा चाचा, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब इसका नीड और इसकी जरूरत, मतलब अभी तक एज अ वर्ड फेमिलियर नहीं थे, तो उसका उसकी क्या आवश्यकता है, क्यों लिखने के लिए बोला जा रहा है बार बार, ये भी नहीं समझ आ रहा था। मुझे लगता है प्रायोरिटी में भी आएगा हम सबके ये। तो बढ़िया, अच्छा सेशन रहा। सबके क्वेश्चंस एंड इनपुट्स के लिए थैंक यू। नरेश चाचा, आप कुछ लास्ट में बोलना चाहते हैं? नहीं, बस मुझे एक, वो स्टूडेंट है हमारी जो वहां पर आई थी, सौम्या। सौम्या, हाँ। तो सौम्या शुक्ला वही है। हाँ 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 और जी। वीडियो ऑन कर देंगी तो हमें पता कंफर्म भी हो जाएगा कि वही है। तो मुझे अच्छा लगा, स्टूडेंट कोई इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। एंड लास्ट मैंने ये भी सुना था कि इन्होंने इंटीग्रेटेड पीएचडी में ज्वाइन किए। किया है। तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। हमारे लिए तो उपलब्धि हो गई उस 10 दिन की। हम्म। बच्चा मिल गया हमको जो पीएचडी करेगा। हाँ। और रोज रात में शायद इनका एक नेतल उसको कोऑर्डिनेट कर रही है, एक अध्ययन का भी रोज रात को पठन और अध्ययन चलता है, एक्सप्लेन करते हैं पढ़ के साथ में। तो आज उनका नहीं हुआ करके मैंने ये लिंक भेजा था, तो सौम्या जुड़ गई। बहुत अच्छा, रेगुलरली ये भी चल रहा है अध्ययन का। बहुत अच्छा, बढ़िया। नमस्ते सर। अभी तो वीडियो ऑन नहीं होगा क्योंकि मैं अभी हॉस्टल में हूँ और लाइट वाइट सब बंद है, लेकिन मैं घर जाके पक्का करूंगी। अगर आप वापस ज्वाइन होते हैं दूसरी मीटिंग्स में तो मैं पक्का ज्वाइन होंगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के भी। और आप यहाँ आए, हम लोग को बड़ा उत्साह होता है कि देखो बच्चे बच्चे ले रहे हैं इस बात को, तो मतलब आगे जाएगी बात दूर। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कल तक यूट्यूब में शेयर करके मैं डाल दूंगी लेखक समूह में, सभी लोग देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट नोट लिखना आप सब शुरू कर सकते हैं, अपनी पर्सनल भी और सब्जेक्ट को लेके भी जो आइडियाज आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मीटिंग में सबसे सुनने का मौका मिलेगा कॉन्सेप्ट नोट पे, ऐसी उम्मीद के साथ ये सेशन एंड करते हैं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू Thank you, वेरी नरेश मच। जी। नमस्कार सभी को, नमस्कार, थैंक यू भैया। रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्ते। सभी को हरिहर। नमस्ते, नमस्ते। सभी को नमस्ते, सभी को हरिहर। जी हर, नमस्ते।